नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रारंभ कर रहे हैं और आदिकाल इसमें किस तरह दे रखा है वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इंडेक्स का हमने एक वीडियो बना दिया है विद्यार्थियों। देखो, आदिकाल बुक में थोड़ा सा प्रिंट कहीं कहीं पे हल्का है, तो आप वैसे क्वालिटी में अच्छी में कवर कर रहे हैं, इस वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं। देखो, आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। तो इसके बारे में सामान्य परिचय को आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास भी पढ़ाइए। बिल्कुल, उनके लिए भी देखो सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो पाती, पर जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो आप समझ गए होंगे। देखो, ये पॉइंट है, इसमें से भी परीक्षा में आ गया है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत, तो गाथा किस भाषा से लिया गया है या इस तरह प्रश्न बनता है तो प्राकृतिक भाषा से। दोहा या दुआ कहने का तात्पर्य किससे है? अपभ्रंश से है। तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई भी विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ता है या कोई अभ्यर्थी, तो उसको एग्जाम पास करने में, मतलब मेरिट में आने में भाई दिक्कत आती है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और इस इतिहास का जो प्रश्न है वही बोर्ड उसकी की को आप कोट जाते हैं, तो इसी की को आप मानेगा बोर्ड भी। अन्य बुक में कहीं कहीं गलती हो जाती है, लेकिन इसमें गलत भी है तो भी चलेगा। वैसे है नहीं गलत, है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मनेगा, इसका मनेगा। मतलब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में जो कुछ दे रखा होता है उसी को सही माना जाता है, बाद बाकी किसी भी बुक में कुछ दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो देखो, उन्होंने हिंदी का जो प्रारंभ कहाँ से माना है? मुंज और भोज के समय से माना है। ये प्रश्न भी आ जाता है परीक्षाओं में पूछने के लिए। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1300 यानी 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ से कहाँ तक माना है? तो महाराज भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो 1050 से 1375, ध्यान रखना इस बात का। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती हैं और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान सिंह के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती हैं। शिव सिंह सरोज, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा हुआ शिव सिंह सेंगर ग्रंथ है उसमें ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में
बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजभाषाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो देखो, रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। तो देखो, आदि काल को उन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। बहुत बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गया ये प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास। तो अपभ्रंश को ही क्या कहते हैं? प्राकृताभास। इस चीज को भी आप, इस पॉइंट को भी याद करेंगे, नोट कर लेंगे कि अपभ्रंश का दूसरा नाम ही यह है। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिसघिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कब परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के देखिए, इसको एक पेज हो गया, हमारा दूसरा पेज है। कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे, जैसे अब ये दे रखी है पंक्तियां। चलिय वीर हम्मीर पाव भर मेड़ कंपय, दिगमन रहे अंधार धूल सुर रह अच्छा अच्छा एह। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी भनते रहे, मानते नहीं भनते रहे। बालचंद विद्या वह भाषा, दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुन रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार
विचार। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया। तो देखो जो पंक्तियां आ रही हैं आप इनको ध्यान से देखेंगे, वो पंक्तियां परीक्षा में पूछने के लिए आती हैं। हाँ, तो ये यहां तक हो गया था। अब देखो यहाँ पे इन दोनों भाषाओं का मत ये भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया। देसिल बना सब जन मिठा तै तैसिन जपौ अब हट्टा। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूं। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। ये था सामान्य परिचय। अब वो आदिकाल को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? तो अपभ्रंश से कर रहे हैं। अब देखिए अपभ्रंश काव्य। जब से देखो प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इनमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। और देखिए आगे, भरत मुनि विक्रम की 3री शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। बररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिला था आप याद कर लेंगे इसको। और ये परीक्षा में तो इतना नहीं आया है, लेकिन हाँ जैसे बुक ऑब्जेक्टिव बनती है उसमें मिलता है ये प्रश्न, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा विक्रम की 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। बाण ने हर्षचरित, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं, ध्यान रखना है इस बात का। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो किसमें मिलता है अपभ्रंश का पता आपको? 7वीं शताब्दी में। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। तो इसकी रचना आपको पता है, 57 साल घटा दो इसमें से, 933 बनेगी। ये कई बार पूछने के लिए आगे। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का
अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे जो जिन शासन भाषयऊ सो मैं कहियऊ सारू, जो पालें सै भाऊ कर सो सर पा वह पार। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृति में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुत पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, नय कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। पुष्पदंत ने आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। तो देखो, आपने अब क्या इससे निष्कर्ष निकाला? जैसे हम पढ़ चुके हैं, सरस्वती पांडे जी की बुक हमारी कंटिन्यूअस चल रही है, तो लगभग मैं किसी भी राइटर ने बुक लिखी है, लगभग 50-60% तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही कवर करते हैं सभी। देखना आप, अब जो बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जो सेम टू सेम है, तो इसको भी आप अध्ययन करेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी आपके लिए। और थोड़ा सा और मैं आगे पढ़ रहा हूँ, 20 मिनट का सा वीडियो ही बनाएंगे, क्यों वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाता है। मैं थोड़ा सा देहात से आता हूँ, इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देखो, बेणु धब लेण सयडु किम हल्लय, बेणु जी बेण दे किम चल्लय, बेणु जी बेण मोख को पावय, तुम्हा ऋषु किम अपय आवय। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश तथा ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोक अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तितर बितर हो गई। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब 84 सिद्धों के नाम आपके सामने हैं, इनको आप पढ़ लेना, चलो पढ़ देता हूं थोड़ा सा। 84 सिद्धों के नाम हैं लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरीपा, सरपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीड़ापा, शांतिपा, तंत्रपा, चमरपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दो खमधिपा, अजागिपा, कालपा, धूमभीपा और कंकड़पा,
कमरपा, डेंगपा, भदेपा, तंधेपा, कुकुरपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंत्यपा, भल्लह भल्लहपा, भल्लहड़ा, भल्लहपा, नलिनपा और भूसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालपा, कमरपा, जालंधरपा। अब इनको आप देख लेना, पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये स्क्रीन पे है, वीडियो को रोक के आप देख लेना। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालक्रम से ही नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। देखो, इस यहाँ पर हम एंड कर देंगे इसी पेज पर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा विद्यार्थी। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले, और ये महाकाल था, कुछ ऐसा ही था, महोपाध्याय था इनका नाम। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्धगान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोज वज्र भी नाम है। तो ये देखो आया था उसमें, सरस्वती पांडे जी की बुक में, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतःसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार। देखो इसको और पढ़ के, और आज के लिए फिर वहीं पे। पंड्य सल सत्य बखाड़े, दे हैं रुद्ध बसंत न जाने, अमड़ा गमड़ अड़तेण विखंड्य, तोब हड़िलज्जय भड़े हूँ पंड्य। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।